साथियों नमस्कार, मैं हूं अभी महाराष्ट्र के सांगली में और हमारे साथ हैं सुरेश अन्ना, जिनको आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। शायद ही कोई ऐसा गन्ना किसान होगा भारत का जो आपसे परिचित ना हो। पिछले कई वर्षों से वो प्रति जो है एकड़ 100 टन यानी कि 1000 कुंटल गन्ना पैदा कर रहे हैं। जो उनकी तकनीक है वो लोग फॉलो करते हैं। जब हमने पहली बार आपसे खबर की थी उस समय ही करीब 7-8 लाख जो किसान थे वो आपसे जुड़े हुए थे भारत के अलग अलग हिस्सों में। और मैं कई बार इस ज़मीन पे इस खेत में जो सांगली में करंदवाड़ी जो गांव है वहाँ पे आया हूँ। आज फिर आया तो मैंने कहा आपसे रूबरू कराया जाए, क्योंकि आपका खेत तैयार हो रहा है और खेत की पहली जो कहते हैं ना पहला जो स्टेप है वो होता है ज़मीन, मिट्टी। वो कैसे तैयार की जाए, कैसे खेती हो, तो सुरेश अन्ना आपको बताएंगे। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। महाराष्ट्र सांगली से मैं सुरेश कबाड़े बोल रहा हूँ। अच्छे यील्ड के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए ज़मीन की जो मेहनत होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए कम से कम आपको 2 बार तो प्लाव चलाना पड़ता है। कई किसान क्या करते हैं, ज़मीन की जो मेहनत वो अच्छी तरह से नहीं करती। और हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है, ज़्यादातर यहाँ जून जुलाई अगस्त में आड़साली गन्ना लगाते हैं और आड़साली और फिर रटून, ऐसा 2 क्रॉप लेते हैं। तो इनके बीच में 25-30 महीना इस बीच में सब जाता है। और उस 30 महीने में क्या काम होता है, ज़्यादातर पानी देने का काम होता है इसमें, क्योंकि गन्ने के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसका जो मेहनत है वो अच्छी तरह से करना चाहिए। ज़मीन की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। होनी चाहिए। ज़मीन की तैयारी अगर अच्छी नहीं हो गई तो जल निकास भी नहीं हो सकता। और बाकी के जो क्या बोलते हैं उसको, तनला काय म्हणता तो, मतलब कल्ले हाँ, टन्ने। हाँ, उसका भी बंदोबस्त हो जाता है। अभी देखिए इसमें 2 बार प्लाव चलाया है, 2 बार रोटावेटर चलाया है, फिर पत्ती भी नहीं जलाई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पिछले 18 साल से पत्ती जलाना पूरा बंद कर दिया है। बहुत सारे जैसे ना पराली जला देते हैं, गन्ने का जो खरपतवार होता है वो लोग खेत में जला देते हैं क्योंकि उनको खेत खाली करना पड़ता है, लेकिन वो कभी नहीं जलाए। और उसका असर ये है कि आप इधर देखिए, खेत में चलिए, यहाँ पे देखिए, ये जो अभी वो जैसे मैं घुसा तो बोले खेत देखिए सर, तो देखो ना आप, ये देखिए दब रहा है। देखिए आप ये इनके जो दिखाइए, देखिए, ये देखा ना, ये दब रहा है। देखिए ये है कि ये मिट्टी इस तरह से तैयार है। ये तैयार है। इसमें इतना कार्बन है, इतना बनाया गया है। खरपतवार खैर प्रकृति की नेमत है, यहाँ पे सब चीज़ें वो रहती हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो तैयारी रहती है वो इतनी परिपक्व रहती है। और मिट्टी को हमेशा ढैंचा या हरी खाद या दूसरे खाद लेकर के आप तैयारी करते हैं। मैं पिछली बार आया था तो ऐसे ही कुछ नज़र आया था। और अभी भी आप चना भी लेते हैं ना, कुछ आप क्रॉप पैटर्न ऐसा रखते हैं? क्या करता हूँ मैं, पहले फर्स्ट और सेकंड 2 क्रॉप गन्ने का लेता हूँ। फिर उसके बाद 1 साल पूरा उसमें गन्ना नहीं करता। मैं उसको गन्ने से आराम देता हूँ उस खेत को। बैठिए। और फिर उसमें मैं केला, हल्दी, जिस खेत में जल निकास होता है, यानी ऐसा पानी देंगे तो तुरंत निकल जाए बाहर। निकल जाएगा, हाँ। उस खेत में मैं केला और हल्दी करता हूँ, क्योंकि केला और हल्दी का पैसे भी गन्ने जैसा बहुत अच्छा आता है। और कई मेरे खेत ऐसे हैं कि अगर जून में उसमें बरसात शुरू हो गई तो उसकी कटाई होने तक बिना पानी दिए बिना वो कटाई अच्छा। हो जाता है। हाँ। ऐसे भी खेत है, वहाँ अगर पानी दे देंगे तो 1-1 महीना उसमें जल निकास नहीं होता। तो उस प्रकार के ज़मीन में मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड 2 क्रॉप गन्ने का लेने के बाद उसमें शुरुआत में सोयाबीन, और सोयाबीन निकाल के फिर उसमें चना बोता हूँ। सोयाबीन की फसल में भी गन्ना अच्छा आता है। आपके चने के खेत में भी सोयाबीन गन्ना अच्छा आता है। तो मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि जो भी गन्ने का उत्पादन लेना है तो उसमें जो दूसरा क्रॉप जो लेते हैं हम, रैटून, हाँ, जिसे हमारे यहाँ हाँ, पेड़ी बोलते हैं, कि पहले अगैती काट लिया, फिर दोबारा जो निकल के आया उसमें फिर वो अलग से प्रबंधन करते हैं। तो उसमें मैं ऐसे फसल लेता हूँ जिस फसल से मेरे गन्ने का फ़ायदा हो। तो आप केला की खेती करेंगे तो उसमें भी गन्ना बहुत अच्छा आता है। मैंने पिछले साल, आपने जो 2 साल पहले आए थे, 7/8 फीट पर आपने जो मुलाकात किया था उस खेत में,
वो केले का खेत था। आप आए थे, अभी हार्वेस्टिंग होने वाला था उसमें। तो उसमें मेरा केले के खेत में 1 एकड़ में 130 टन निकल गया। 130 टन? हाँ, 1 एकड़ में, यानी 1 एकड़ में 130 टन गन्ना हाँ, आप ले चुके हैं। हाँ। तो केले के खेत में, इसलिए मैं जो फसल का चुनाव करता हूँ, ऐसे फसल का चुनाव करता हूँ कि उसमें पैसे भी अच्छा हो उस फसल का, और उस फसल में गन्ने को फायदा हो। गन्ने का फायदा हो। तो इसमें केला लेता हो, फिर हल्दी के क्रॉप में भी, यानी टर्मरिक के क्रॉप में भी कौन सा भी फसल ले लीजिए, वो बहुत अच्छा आता है। उसमें इतनी विशेषता है कि आपकी ज़मीन में भी सुधार आ जाता है। सुधार आता है। और जिस खेत में जल निकास नहीं होता, उस खेत में ये केला और टर्मरिक, हल्दी नहीं आता उस खेत में। तो उस खेत में मैं सोयाबीन और चना लेता हूँ। तो सोयाबीन में भी गन्ने का फसल अच्छा आता है। फिर सोयाबीन निकाल के फिर उसमें चना बोता हो। तो चना क्या काम करता है, जैसे जो जिस जल निकास नहीं होता उस खेत में क्या होता है, नीचे का जो 2 फीट नीचे का जो प्यान है वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो उस विशेषज्ञ क्या बोलते हैं कि ऐसे खेत में आप सब सॉइलर का काम कीजिए, तो वो फट जाएगा। तो आप चना करेंगे उस खेत में, तो ऑटोमेटिकली चने के खेत में क्या होता है, पूरा ज़मीन फट जाता है। तो ऑटोमेटिक नेचुरली सब सॉइलर का काम उस खेत में होता है। तो उसकी जड़ें नाइट्रोजन अलग से पकड़ती हैं। वो भी, और पूरा ज़मीन फटते हैं। तो नीचे का जो हार्ड पैन होता है ना, वो पूरा क्रैक हो जाता है। तो वो चना निकाल के जब हम उस खेत में गन्ना लगाएंगे ना, तो चना बोने के कारण ज़मीन पूरा फटा हुआ होता है। तो उसमें आप पानी देने के बाद तुरंत जल निकास हो जाएगा। तो जमीन ऑब्जर्व करेगी, जमीन ऑब्जर्व करेगी। कहना ये चाह रहे हैं कि जमीन आपके जल भराव वाली मिट्टी है, तो फिर ज़रूरी ये है कि आप या तो आप उसे निकालिए, या तो फिर ऐसा कुछ करिए, क्योंकि लगातार ट्रैक्टर चलने से ज़मीन की जो निचली सतह होती है 1.5-2 फीट के करीब वाली, वो इतनी हार्ड हो जाती है कि वहाँ पे, और ये जो फर्टिलाइजर जाते हैं ये भी जाके ज़मीन कहीं फंसते हैं जा करके, ये सबको सॉइल को बहुत हार्ड कर देते हैं कि पौधा पनप नहीं पाता। लेकिन जब आप चना के बोते जैसी फसलें बोते हैं, तो ये उसकी जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन को फाड़ देती हैं, अपने आप एक नेचुरल ऐसी प्रोसेस कर देती हैं कि जो पानी अगर होगा तो फिर नीचे रिसाव हो जाएगा उसका। और एक चने की विशेषता ये भी है, आप ट्रायल करके देख लीजिए, कोई किसान भी, आप 1 एकड़ चना बोइए और दूसरे 1 एकड़ में आप 10 ट्रेलर गोबर, ट्रैक्टर का जो ट्रेलर होता है, ऐसा 1 एकड़ खेत में 10 ट्रेलर हम गोबर डालेंगे और एक खेत में चना बोएंगे, और वो दोनों प्लॉट में एक ही टाइम प्लांटेशन गन्ने का करेंगे। और जब उस गन्ने का हार्वेस्टिंग हो जाएगा, तब जिस खेत में आपने चना बोया है वो, और तो उसमें उसका जो उत्पादन है, जो 10 टेलर गोबर आपने एक खेत में दिया ना, उससे भी 1 एकड़ में कम से कम 10 टन ज़्यादा उत्पादन उसमें आएगा। करामाती चना से सेहत नहीं बढ़ाता, ज़मीन के लिए भी उपयोगी है, मिट्टी के लिए भी उपयोगी है। तो उनका रिकमेंडेशन है कि आप अपने खेतों में फसल पैटर्न बदलें, क्रॉप रोटेशन करें, और चना, हल्दी, केला, इस तरह जो फसलें हैं उनका भी बीच बीच में वो करते रहें जी। तो कम से कम अगर 2 या 4 गन्ना निकाल के ऐसा 4 फसल ले सकते हैं, लेकिन 5वां फसल आप गन्ने का मत ले लीजिए एक खेत में। हाँ, कौन से भी खेत में अगर आपको गन्ने का उत्पादन अच्छा लाना है, तो उसमें ऐसा केला, हल्दी, सोयाबीन, चना, ये 1 साल उसको गन्ने से आराम देना चाहिए। तो उस खेत में क्या हो जाएगा, थोड़ा आप NPK की मात्रा थोड़ा कम भी दे देंगे तो भी वो उत्पादन ज़्यादा निकल आएगा उसमें। और एक दूसरा क्या है, बहुत से जगह हम देखते हैं कि ये जो पत्ती है ये किसान जलाते हैं। मैं भी 2004 तक पत्ती जलाता था। तो उस टाइम जब मैंने मिट्टी का परीक्षण किया 2004-05 में, तो जब उसका रिपोर्ट आ गया तो देख के मुझे बहुत बुरा लगा। उसमें ऑर्गेनिक कार्बन, जो ऑर्गेनिक कार्बन यानी क्या, ये ज़मीन की आप आत्मा बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन 0.33 इतना नीचे आया था।
हाँ, वो बंजर होने वाली जमीन हाँ बंजर बंजर करीब थी, होने जा रही थी। और फिर उसका पीएच जो है ज़मीन का वो बढ़ा वो होगा। 8.5 तक आया था। तो जैसे वो देखा तो मेरे आंखें खुली रह गई। मैंने सोचा कि अब ये जलाना बंद कर देना चाहिए। तो 2005 से लगातार अभी देखिए 17-18 साल हो गया, तो पूरा पत्ती जलाना मैंने बंद कर दिया। पत्ती जलाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता गया और जो उपयुक्त जो जीवाणु है इसमें वो बढ़ गए हैं, और जिसके कारण आज आज मैं थोड़ा खाद की मात्रा थोड़ा कम भी देता हूँ, तो भी दूसरे किसान जो ज़्यादा खाद का यूज़ करते उनके मुकाबले भी हमारा गन्ना अच्छा होता है। अभी कितना यहाँ पे जीवाश्म कितना है, कार्बन कितना है अभी यहाँ पे? हाँ वही मैं बताता हूँ। अभी 2 साल पहले फिर मैंने 2004-5 में मैंने पहली बार मिट्टी का परीक्षण किया। फिर 2 साल पहले यानी 15 साल के बाद जब मैंने मिट्टी का परीक्षण किया तो इतने अच्छे नतीजे आ गए उसमें कि मेरा ज़मीन का पीएच जो 8.5 था वो 7.5 तक नीचे आ गया। 7.5 यानी सबसे बेस्ट ज़मीन। बेस्ट जमीन, हाँ, और जो मेरा 0.33 जो ऑर्गेनिक कार्बन था वो 1.5 के ऊपर हो गया है। जो माइनस में था, जो बंजर ज़मीन होने वाली थी, जिसमें लेकर के अगर वैज्ञानिकों से पूछते तो जैसे कहते हैं नहीं कि वेंटिलेटर पे ज़मीन थी, वो अगले कुछ साल अगर ऐसा ही रहता, वो कुछ साल डीएपी यूरिया सब का इस्तेमाल होता रहता, तो फिर उसमें कुछ साल तक कुछ हो नहीं पाता, वो एक तरह से बंजर हो जाती है वो। तो हाँ बराबर। हम अभी खेती करने का तरीका पहले से ज़्यादा बदल दिया है। अभी क्या पूरा रासायनिक खाद, ओनली रासायनिक खाद का भी यूज़ नहीं करते, हरा खाद का भी यूज़ करते हैं। फिर पत्ते जलाना बंद कर दिया। ये जो अंतर है, एक हाँ, लाइन से दूसरी हाँ, लाइन के हाँ, बीच में, दूसरी हाँ। लाइन ये दूरी भी बढ़ाया। पहले क्या करते थे हम 2.5 फीट 3 फीट की दूरी पर गन्ने की खेती करते थे, तो उसमें लिमिटेशन होता था एवरेज के लिए। और जैसे 4.5 फीट की दूरी पर आ गया मैं 2006-07 में, तो पहले साल ये मुझे पूरा 13 एकड़ का जो मेरा गन्ना था, पूरा 13 एकड़ का गन्ना ही मेरा 100 टन इन एवरेज सभी 13 एकड़ का आ गया। तो वहाँ से लगातार अभी 17 साल हो गए, हर साल जितना भी मेरा गन्ना होता है, यानी नया प्लांटेशन 5 एकड़ हो 10 एकड़ हो, वो पूरा के पूरा 100 टन के ऊपर जाता है। हाँ, तो इसमें दूसरे क्या ये दूरी बढ़ा दी मैंने, फिर 4.5 फीट से 5 फीट की दूरी की, 5 फीट की दूरी से फिर 6 फीट की दूरी की। 6 फीट की दूरी के बाद मैंने ट्रायल के लिए ऐसे देखते ज़मीन में कितना ताकत आ गया, तो जो आपने 2 साल पहले आया था उस खेत में, उसमें ऐसा दूरी 7 फीट रखा था, 7 फीट था, हाँ। और 2 पौधों के बीच हाँ में दूरी। पौधे बीच की दूरी 1.5 फीट रखा था। तो 7 फीट की दूरी के इतना दूर जाने के बाद भी मेरा एवरेज कम नहीं हुआ। मेरा सबसे हाईएस्ट उत्पादन मुझे 7 फीट की दूरी पर मिल गया। अच्छा, एक जो 130। हाँ 130। तो इसमें बहुत से ये सब जो अभी मैंने बताया, ये सब आपको ज़मीन के उत्पादन के लिए सब करना जरूरी है। और एक बीज का चुनाव भी बहुत इसमें हाँ, बीज महत्वपूर्ण बहुत होते हैं। सबसे हाँ, महत्वपूर्ण हाँ, तो बीज का और मिट्टी का ही है हाँ। जी। बीज अगर अच्छा क्वालिटी का हो तो 1 एकड़ में 36 टन का बढ़ोतरी हो सकती है। यानी ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये खुद अनुभव हमने लिया है। जी। हाँ, हमारे एक मित्र है, उन्होंने 10 एकड़ में क्या किया, अच्छे क्वालिटी का बीज लगाया, 10 एकड़ में 1010 उत्पादन उनका निकल गया। तो इन एवरेज 101 टन का उत्पादन उनको उस खेत में मिल गया। अच्छा, बहुत शानदार रहा। फिर सेकंड क्रॉप उनका 10 एकड़ में 700 टन निकला। वो भी अच्छा ही कहा जाएगा। हाँ, वो भी 1 एकड़ में 70 टन का उत्पादन उनमें मिला। और उसी खेत में फिर जब वो नए प्लांटेशन गन्ने का किया, तो उस टाइम उनका जो बीज है वो अच्छे क्वालिटी का उनको नहीं मिला। और उसी 10 एकड़ में फिर जब नया प्लांटेशन करके फिर उसका हार्वेस्टिंग किया, तो जो 10 एकड़ में पहला 1010 टन निकला था, उसी 10 एकड़ में उनका 650 टन निकला। 450 कुंटल का घाटा। हाँ, 650 टन हाँ, अच्छा। 10 एकड़ में निकला। पहला कितना निकला था?
1010। हाँ। तो कितना दिखे ना, कितना फर्क पड़ गया। 1 एकड़ में 35 से 36 टन 1 एकड़ में पर उनका एकड़ कम निकला। सिर्फ बीज, वैरायटी का चयन, बीज का हाँ, चयन। बीज का चयन अच्छा नहीं हुआ और इसका असर उनका सेकंड रेटून क्रॉप में भी पड़ गया। रेटून क्रॉप पहले क्या हुआ था, उनको 10 एकड़ में 700 टन निकला था। तो इस टाइम रेटून क्रॉप उनका 10 एकड़ में 450 टन निकला। बताइए। तो हर 1 एकड़ के पीछे उनका 25 टन सेकंड क्रॉप में कम हो गया और फर्स्ट क्रॉप में 36 टन कम हो गया। और 1 टन की यहाँ पे जो औसत जो कीमत है करीब 3,000 के आसपास हाँ, है। 3,000 तो आप के। अनुमान लगाइए कि सिर्फ अच्छे बीज का चुनाव ना होने से इनको कितना नुकसान हुआ। 10 एकड़ में गन्ना था तो आप देखिए करीब करीब 10 लाख का नुकसान हो गया। 10 लाख, 10 लाख हाँ। का नुकसान हो गया। और आप ये भी बता दें, क्योंकि अपने हमारे यूपी बिहार और बहुत सारे महाराष्ट्र किसान तो खैर करते ही हैं, हमारे पश्चिमी यूपी में बहुत सारे अच्छा किसान काम करते हैं। बिजनौर है, शामली है, लखीमपुर है। लेकिन बहुत सारे किसान जो है गन्ना क्या करते हैं, अपना ही गन्ना रखते हैं और उससे वो बहुत दिन तक रखते हैं, पेड़ी रखते हैं, फिर उसको बोते हैं। जबकि आप कह रहे हैं कि गन्ना वो बुआई उसकी करो जो जिसमें चीनी कम हो। और हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे किसान ऐसा गन्ना बोते हैं जो बहुत दिनार हो जाता है, बहुत दिन का हो जाता है, यानी इसमें चीनी की मात्रा जरूर बढ़ जाती होगी। तो वो तो मतलब अब उसकी क्वालिटी नहीं रहती। वो बीज का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। मैं क्या करता हूँ, मेरे खुद के ही बीज का मैं टिश्यू कल्चर उसका बनाता हूँ। बनाने के लिए टिश्यू कल्चर लैब में वो गन्ना देता हूँ, फिर उसका टिश्यू कल्चर बना के 1 साल के बाद मुझे देते हैं। फिर उसके 2-3 स्टेजेस बढ़ने के बाद फिर उसमें पहले जैसे नेचुरली मोटाई आती है, फिर उसका बीज मैं आप वहाँ बेचते हैं। लगाता हूँ, तो जिसके कारण उसका उत्पादन अच्छा मिलता है। अब थोड़ा ये बहुत ही हाईटेक है। कहते हैं कि अपने खेत गन्ना लैब को दिया, लैब ने उसे बीज मिला के बना के इनको बड्स दिए, उस बड को लगाया, 2-3 साल इन्होंने लगा लेते हैं, तब वो इस काबिल होता है कि उत्पादन के लिए तैयार हो जाए। पहले तो सिर्फ उसका वो मदर सीड रहता है वो, और जब हो जाता है तो फिर भारत के अलग अलग राज्यों में कई सारे जो किसान हैं वो सूरज भाई के यहाँ से गन्ना लेके जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपका जो फेसबुक पेज है उसके द्वारा, और एक अभी डायरी चलाते हैं, पहले मैं भी उसको अपने संस्थान में छापता रहता था बीच बीच में, उस डायरी जो आपकी थी वो भी बहुत उसमें आप हर बार स्टेप बाय लिखते हैं या फिर एक कुछ सोच रखा है लिख दिया, दिन बाय लिखते हैं, इसमें कैसे करते हैं नहीं, उसको? जो भी मुझे अनुभव मिलता है खेत में, हर दिन नया सीखने को मिलता है, तो वही डायरी में उतार देता हूँ। अभी मैंने 1 एकड़ में 100 टन का एक डायरी लिखना शुरू कर दिया है। तो किताब आई अभी? हाँ, नहीं, अभी वो फेसबुक पेज भी उस डायरी में लिख रहा हूँ। हाँ। तो वो भी किसान भाई अगर उसमें से थोड़ा भी वो अनुकरण करेंगे तो ज़रूर उनका भी उत्पादन उसमें बढ़ जाएगा। तो साथियों, ये सूरज भाई अन्ना जो कि हमारे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, हितैषी भी हैं। और जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूँ तो सोचता हूँ आपसे मिल के जाऊँ। अलग अलग मैं जब भी गन्ना किसानों से मिलता हूँ तो मैं उनको बात करता हूँ, और साथ जितने भी प्रगतिशील किसान हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, टेक्नोलॉजी का ये साथ भी है। तो अभी जो हमारी वार्ता है ये आप हमारे पोटली जो न्यूज़ पोटली पे आप देखेंगे। इसके अलावा बहुत ऐसी जगहों पे है, आपका खुद का फेसबुक पेज है, आप वहाँ भी जाएंगे तो आपको इनसे जो खेत में क्या क्या कर रहे हैं, अभी कैसे नया कैसे एक फेसबुक पेज भी है मेरा, हाँ। आधुनिक ऊस उत्पादक शेतकरी महाराष्ट्र राज्य। अभी अच्छा। अभी एक 15-20 दिन हो गया शुरू कर दिया, उसको भी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। और उसमें क्या करते हैं, जो हमको अनुभव आता है वो लिख वही देते हैं। उसमें लिख देते हाँ, हैं, हाँ। वही उसमें वीडियो वगैरह सब करते हैं, फोटो डाल हाँ। देते हैं। हाँ। तो शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बस कि हमारी ये वार्ता, ये जो आपसे रूबरू कराने का था वो आपको पसंद आया होगा। आपको सवाल है तो आप हमसे पूछेंगे तो मैं आपसे पूछ करके इसका जवाब दे दूंगा। ये खुद भी बहुत एक्टिव रहते हैं तो वहाँ भी आपको दे देंगे। और कहीं आप अगर आप कुछ आप आ सकते हैं सीखने के लिए, जा सकते हैं देखने के लिए, तो आप सांगली आ सकते हैं। इनका घर जो है वो खुला दरबार है आइए। और एक थोड़ा बीज के बारे में एक पॉइंट रह गया है, एक इम्पॉर्टेंट है। तो किसान भाइयों, जब भी आप बीज का चुनाव करने वाले हैं, बहुत सी जगह हम क्या देखते हैं कि 12-13 महीने का बीज होता है, यानी 25-30 गुठली होती है उसमें। तो आपको अगर सोइंग अच्छी तरह से करना है, क्वालिटी गन्ने का अच्छी तरह से आपको चाहिए, उत्पादन में बढ़ोतरी चाहिए, तो आप 10 महीने का ही गन्ने का बीज का चुनाव करें।
10 महीने का बीज में कितना गुठली होता है, टोटल 15 से 17 गुठली होती है, और उसमें चीनी बहुत कम होती है, जिसके कारण उसके वो अंकुरण अच्छा जर्मिनेशन होता है। अंकुरण बहुत अच्छा अच्छी तरह से होता है। तो आप खेती करते समय गन्ने के ये ध्यान में रखिए कि 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने का ही गन्ने का यूज़ बीज आप प्लांटेशन के लिए कीजिए। तो शुक्रिया साथियों, मिलते हैं फिर कभी किसी नए किसान साथी के साथ में, और आपको उनसे मिलवाएंगे। फिलहाल धन्यवाद, बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, सुरेश भाई से हमारी वार्ता अच्छी लगी हो, तो शेयर भी कर सकते हैं। कोई सवाल इनसे है या हमसे है तो पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका सही सार्थक जवाब आपको मिल सके। धन्यवाद।